हाय दोस्तों, सक्सेस एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार क्लास 12 फिजिक्स पढ़ाने आया हूं। तो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊंगा। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 3। इसका नाम भैया है इलेक्ट्रिक करंट। इसमें पार्ट नंबर 6वां पढ़ेंगे। इसके पहले हम 5 ठो पढ़ा चुके हैं। तो अब ये 5 ठो जब आप लोग देख लेंगे तो 6वां अपने आप आ जाएगा। उसमें कुछ कहने की कोई बात नहीं है। अभी मत कहना कि 6वां कैसे हुआ, समझ में आया? 6वां अपने आप आ जाएगा। तो 6वां में हम पहला हेडिंग पढ़ाएंगे दोस्त, धारा घनत्व। क्या होता? धारा घनत्व। अभी हमारा धारा घनत्व क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं करंट डेंसिटी। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। इसको क्या कहते हैं? देखो, इसको समझने बस आपको धारा समझ में आनी चाहिए। धारा क्या होता है? तो आप लोग धारा जानते हो, आवेश प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं। ठीक है, उसी के हिसाब में इसको बढ़ाता हूं करंट। धारा घनत्व मतलब धारा का घनत्व क्या होता है? जैसे हम मान लेते हैं ये कोई पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है, इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल होगा, तो इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की डायरेक्शन भी होगी, दिशा होगी। इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की क्या होगी? दिशा होगी। देख लो दोस्त, हमेशा पृष्ठ की जो दिशा होती है उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत होती है। जैसे मान लो हमारा कोई पृष्ठ है, इसके क्षेत्रफल की दिशा बाएं तरफ। ठीक है, अगर ये पूछ दिया जाए ये पृष्ठ, तो इस पृष्ठ की सीधा इधर। ऐसा जैसे मैं बुक लेकर एक बता रहा हूं आप लोगों को। जैसे देखो, अगर इस पृष्ठ की बात किया जाए तो इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा इसके सामने, और इस पृष्ठ की से इसके पीछे वाला पृष्ठ जो है, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा इधर, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा इधर। मतलब इसके बाएं की तरफ होती है इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा। आया समझ में? तो अगर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा में यदि कोई क्या प्रवाहित हो रही हो? धारा। क्या प्रवाहित हो रही हो? धारा। ठीक है, यदि इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा में कोई धारा प्रवाहित कर रही हो और इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल ए हो, तब इसका एक नया सा फार्मूला, इसको फार्मूले से शुद्ध करते हैं। जे बराबर होता है आई बाई ए। जे बराबर होता है क्या? आई बाई ए होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं। यदि हम ए बराबर क्या मान ले, यदि ए बराबर हम मान ले 1 मीटर स्क्वायर। क्या मान ले? यदि ए बराबर हम मान ले 1 मीटर स्क्वायर, तो जे बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां से देखना कि जे बराबर हो जाएगा आई बटे 1 बराबर क्या हो जाएगा? आई। तो जे बराबर क्या निकलेगा? आई। ठीक है, जे बराबर क्या हो जाएगा? आई। तो इसकी परिभाषा, सिंपल सी परिभाषा बता दो कि किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत, किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत बहने वाली धारा और उसके क्षेत्रफल के अनुपात को, और उसके क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। क्या जाए? किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत, एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लंबवत या इसके पृष्ठ के दिशा में क्या हो जाएगा? पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा में कह सकते हो बहने वाली धारा और उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व को दोस्त जे से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। ठीक है, अभी और इसको हम समझते हैं। अभी हम समझने के लिए कहा था कि हमने कहा कि सिंपल परिभाषा क्या होती है कि कोई भी पृष्ठ है, किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत, मान लो एक पृष्ठ है, इसके लंबवत इधर होगा, या तो कह सकते हो पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत, या कह सकते हो पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा में। तो पता है इसकी दिशा,
पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती है। दोनों एक ही चीज है। या तो ऐसे बताओ, किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा में बहने वाली धारा और उसके क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। तो सबसे बेकार परिभाषा लिख लो, लेकिन ये भी एग्जाम में कभी कभी बहुविकल्पी में आ जाता है, तो हम कहते हैं ये तो नहीं है, तो उसी को समझने के लिए लिख लो कि किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत बहने वाली धारा, किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत बहने वाली धारा और उसके क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। इसको जे से प्रदर्शित करते हैं। आया समझ में? इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? जे से प्रदर्शित करते हैं। तो जे बराबर, इसको मिटाते हैं थोड़ी, जे बराबर होता है आई बाई ए। जे बराबर क्या होता है? आई बाई ए होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको जे से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक निकालो। जे बराबर आई बाई ए है, इसका मात्रक निकालो। धारा की मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। इसका क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर बीमा की बात किया जाए तो बीमा भी दोस्तों आप लोग निकाल लो। एम्पियर की बीमा एवं होती है और मीटर की बीमा यल होती है, तो यल है स्क्वायर है, तो इसकी बीमा सीधे निकल के आई यल पे -2 ए। ये इसकी क्या हो गई? बीमा। है दोस्त, इसकी बीमा हो गई। अब इसकी और सिंपल सी परिभाषा हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? हमने कहा इसके फार्मूले से हमेशा इसकी परिभाषा को बनाओ। तो हम इसको मिटा के इसके सिंपल से इसको नोट कर लो। जे बराबर आई बाई होता है, जे आई की एम्पियर होता है, मीटर इसका मीटर होता है, तो क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर हो गया, तो ए बटा एम स्क्वायर। तो इसको हम इसका बीमा निकाल दिए। देखो एकदम सिंपली समझना है, क्षेत्रफल है, डेंसिटी है। जब कटिया पतिया बर्बाद जरबा बच्चा पढ़ल करल। तो जे बराबर जब हमारा आई बाई ए आया, हमने कहा कि जो उसका क्षेत्रफल है वह 1 मीटर स्क्वायर हो। कितना हो बच्चा? क्षेत्रफल ए बराबर जो हो 1 मीटर स्क्वायर हो। कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर हो। तो परिभाषा कैसे बनाओ? या तो इसको कह दो एकांक क्षेत्रफल। क्या बोल दो? एकांक क्षेत्रफल। जब ये 1 हो गया तो हमें पता है कि जे बराबर आई, तो क्या होगा? एकांक क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल में क्षेत्रफल के लंबवत, ये क्षेत्रफल है ऐसे का एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल हो गया में, एकांक क्षेत्रफल में क्षेत्रफल के लंबवत निकालना। एकांक क्षेत्रफल में क्षेत्रफल के लंबवत, ये लंबवत हो गया, बहने वाली जो धारा आई होती है वही हमारा क्या कहलाता है? धारा घनत्व। तो लिख लो एकांक किसी पृष्ठ के, इसे लिखो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में क्षेत्रफल के लंबवत, क्षेत्रफल के लंबवत बहने वाली धारा को, बहने वाली धारा को ही धारा घनत्व कहते। ठीक है, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल हो गया ना, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में क्षेत्रफल के लंबवत बहने वाली धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। या तो इसकी परिभाषा यहीं से क्षेत्रफल के लंबवत निकल, क्षेत्रफल के दिशा में, क्षेत्रफल के दिशा में बहने वाली धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। आया समझ में? तो इसका मात्रक भी बता दिए, बीमा। अब क्वेश्चन आता है
कि सर जी आपके दिमाग में चलना चाहिए कि सर जी अगर वो धारा है जो इसके क्षेत्रफल की अगर दिशा में ना हो तो कैसे हम निकालेंगे धारा घनत्व। तो हम कैसे धारा घनत्व का मान निकालेंगे, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। तो ठीक है, उस क्वेश्चन का भी हम जवाब देते हैं, बाकी मर्जी आपकी है। चलो देखते हैं, चले तब। अगर आप लोग नहीं देख पाते हैं, छाप पाते हैं, तो इस वीडियो को बैक करके छाप लिया करो। छपाने में बहुत शक्ति होती है, आया समझ में? छापन शक्ति का नाम सुने, जिसकी छापन शक्ति तेज होती है वही इसका काम होता है। छापन शक्ति नाम इसका रख देते हैं। और वो है ना वो छपारा मत समझ लिया जो ठप्पा हमारे सभा में ना ना, अच्छा छापन शक्ति इसका नाम बोलते हैं। तो चलो, तो हम क्या कहे हैं कि अगर क्षेत्रफल की जो दिशा थी, जैसे मैं बताता हूँ, अगर क्षेत्रफल की दिशा में ना अगर कोई पृष्ठ है तो उसके क्षेत्रफल की दिशा में जो धारा I प्रवाहित हो रही है, ये क्षेत्रफल की दिशा A, तो जो I का मान है इससे इसकी दिशा में न होकर के इसे एंगल पर हो। मान लो हमने मान लिया बच्चा थीटा एंगल पर, तो हमने आपको बताया था, क्या बताया, कुछ तो बताया होगा, मजाक मत करना, बताया था कुछ था, क्या बता दिया। चलो एक थीटा एंगल पर हम इसको कंपोनेंट में तोड़ते हैं, तो जब इसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो ये ए, तो थीटा के संलग्न वाली बच्चा हम कास मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए कास थीटा। और इधर जो आ जाएगा ऐसे, तो इसको हम लिख देंगे ए साइन थीटा। तो हमें इस पर निकालना है तो हम कास वाला वैल्यू ले लेते हैं, अगर इस पर निकालना होता तो हम साइन वाली वैल्यू ले लेते, कोई इसमें बात नहीं। सूत्र तो हमारा J बराबर I बाई ए होता है, लेकिन अब A क्या है, I किधर है, इधर है, तो I की दिशा में कितना A का मान है, A कास थीटा। तो A की जगह पर अब क्या हो जाएगा, A कास थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A कास थीटा। क्योंकि देखो जब I है, I जिस दिशा में होगा उसी दिशा में हमें उसके क्षेत्रफल लेना है, तो I की दिशा इधर है, तब इसमें इसके क्षेत्रफल का मान कितना है, A कास थीटा है। तो हमने क्या ले लिया, A कास थीटा। तो समझ में आया, यहाँ से हम I बराबर निकाल दें, तो I बराबर जब हम निकालेंगे तो J कास थीटा होता है। तो हमने आप लोगों को एक सदिश वेक्टर का फार्मूला बताया था कि अगर A वेक्टर इंटू B वेक्टर हो तो इसके बराबर होता है बच्चा AB कास थीटा। क्या होता है, AB कास थीटा। तो इसी प्रकार ही देखो, देखने में नहीं लग रहा है कि अगर हम J कंपोनेंट इंटू J वेक्टर इंटू A वेक्टर कर दे तो हम इसको लिख सकते हैं J कास थीटा। तो सेम यही है, J कास थीटा की जगह यह हम का लिख दें J, ठीक है। तो हम I बराबर अगर वेक्टर सदिश में इसको देखा जाए तो J बराबर I बराबर होगा वेक्टर J इंटू वेक्टर A, ये बच्चा रख दिया, ठीक है। अब इसी परिभाषा को हम आगे लेकर चलते हैं। हमने ये चीज जान लिया कि धारा घनत्व क्या होता है। कोई धारा बह रही है, अगर क्षेत्रफल की दिशा में बहने वाली धारा है तो धारा और उसके क्षेत्रफल को अनुपात को हम कर देंगे बच्चा धारा घनत्व, ठीक है। तो इसको हमने ये भी बता दिया जैसे प्रदर्शित करते। कोई पूछे कि ये कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है। अब आपको सदिश राशि में दिशा चाहिए, तो हमने कहा बच्चा देखो इसकी दिशा भी है। देखो हमने कहा देखो ये वाला क्षेत्रफल नहीं दिया, हमने ये वाला क्षेत्रफल दिया क्योंकि ये इसकी दिशा। अब अगर कोई पूछ दे कि धारा घनत्व की दिशा किधर होती है, तो आप लिख देना, लिख लो धारा घनत्व की दिशा हमेशा, धारा घनत्व की दिशा हमेशा विद्युत धारा की दिशा में होती है, हमेशा विद्युत धारा की दिशा में होती है। ये समझ लेना, हमारी राइटिंग बहुत सुंदर है, हम अवार्ड पाए थे आपको हैंड राइटिंग में, तो इसीलिए कहने समझ लो। अच्छा तो J बराबर इतना निकल दिया गया।
अब हम इसी फार्मूलों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब आपके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन आता होगा कि सर जी अगर एक ठे नहीं दुई ठे दाना ऐसे गोल गोल घुमा दे तो, अगर दुई परिपथ ले लिए तो बहुत सारा क्वेश्चन आता होगा। हम सारे क्वेश्चन को निवारण करते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल लगवाएंगे तो न्यूमेरिकल भी लगवा के दिखा देंगे, कोई पूछेगा नहीं न्यूमेरिकल का ये से लगता है सर जी। बस आप लोग पढ़ा करो, हमारी वीडियो देखो, नहीं तो वही होगा जैसा जैसा करते हैं वैसा वैसा कहो, नहीं तो पंडित जी वाला हाल हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो अब नहीं कोई कह रहा होगा कि सर जी अब मन नहीं लग रहा, मन लगा दिया करो। अच्छा किसी में मन नहीं लगता, मन लगाना पड़ता है। चलो चले हम चलते हैं। तो हमने कहा कि J बराबर I बाई ये होता है, हम बिल्कुल मान गए कि धारा घनत्व तो बराबर होता है धारा बटे क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम J बराबर यहां से क्या निकाल ले I, J बराबर क्या निकाल ले हम I। यदि हम J को नियत मान ले, क्या मान ले, नियत या नियतांक मान ले, J को क्या मान ले, नियत मान ले या नियतांक मान ले, तो I अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, क्योंकि जब I हटाएंगे तो J हमारा आ जाएगा नियतांक, तो I बराबर J है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ध्यान से समझो। तो ये वाला फार्मूला हमारा यहाँ तक आया। हमने कहा सर जी जब उसमें I1 धारा प्रवाहित करते हैं तब उसका क्षेत्रफल A1 था, समीकरण नंबर 2। ठीक है, हमने जब कहा कि जब उसमें I2 धारा प्रवाहित किए तो क्या हो गया, उसका क्षेत्रफल E2। तो समीकरण ए जो था इन दोनों से मिलाया गया तो सीधे आ गया I1। अब जो भी नियतांक आएगा वो तो बच्चा बराबर आएगा, क्योंकि था तो हमारी हुई। तो J I1 बटे I2 बराबर सीधे निकल के हमारा आ गया A1 बटे E2, A1 बटे E2 आ गया, क्योंकि हमारा J क्या है, नियत है। अगर न समझ में आए तो देखो कैसे। अगर इसको हटाते हो तो I बराबर J A1 आ जाएगा, इसी तरह I2 बराबर J A2 आ गया। तो ये दोनों समीकरण है, इन दोनों समीकरणों में हमने भाग दे दिया, तो I1 बटे I2 बराबर A1 बटे E2 हो गया। कब, जब J नियत होता। अगर आपको आ गया I दे दिया, I2 दे दिया, A1 दे दिया, A2 दे दिया और J को नियत मान लिया, तो यही वाला फार्मूला लगा के आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, तो अगला वाला बताइए हम। अब तक हम J को नियत माने, अब मजा नहीं आया J को नियत मानने में। अब हम मानते बच्चे A को नियत। हमारे मानने में तुम्हारा कहा जाता है, मान लो हमने कहा कि J बराबर I था, हमने कहा आपकी बार हम A को नियत मानते हैं, तो मैंने माना A बराबर क्या, इसी लिख दो I बराबर J था। तो हमने जब अब तक J को नियत माना था, हमने कहा नहीं मैं A को नियत मानूंगा, तो मानो A को नियत मैंने माना, का मानो मानो नियत मैंने जब माना तो हमारा बच्चा देखो तो I अनुक्रमानुपाती अब की बार J आ गया। ठीक है, अब हमने कहा जब हम I1 लिए तो ये J1 होगा कि नहीं, जब ये नियत है। ठीक, तब यहां से I1 बराबर हटाए तो ये J1 आ गया। इक्वेशन नंबर हम इसको हऊ वाला मान दिए, दुई, इसको फर्स्ट मानते थे, इसके लिए दुई मान ली। चलो उसको आगे चलो, ये वाला अलग है। ठीक है, हाँ, तो हमने कहा जब I2 लेते हैं इसी तरह I2 अनुक्रमानुपाती J2 होगा। तो हमने कहा I2 जब अनुक्रमानुपाती हटेगा तो J2 समीकरण नंबर 3 हो गया। हमने कहा 2 और 3 से, तो समीकरण जो भैया था 2 और 3 हमने ले लिए। समीकरण 2 और 3 से आई समझ में आ रहा है, एंड है और है कि पता नहीं कौन सा वैज्ञानिक सिखा के और है, इसी बता के चलेगा, हमको समझ में नहीं आया ये और कैसे लिखा रहता है। अगर आपको समझ में आए और ये कैसे होता तो बता दीजिएगा। तो ठीक है, तो I1 बटे हम जब I2 लिए, जब I1 बटे हम I2 ले लिए तो इन दोनों समीकरणों में हमने भाग दे दिए। तो A J1 बटे बच्चा A J2 भी आया, तो ये से तो खत्म हो गया, क्योंकि ये नियत था, ये न बढ़ा न घटा। तो हमने कह दिया बच्चा तब I1 बटे I2 बराबर J1 बटे J2 दे दिया हो। जब ए वाला फार्मूला कब लगेगा, जब आपको जानते हो ना क्षेत्रफल नियत दे देगा।
जब क्षेत्रफल नियत तो हाई वाला फार्मूला लगा देंगे, जब जे नियत तो हाई वाला फार्मूला लगा देंगे। जे नियत ए वाला फार्मूला, ए नियत ए वाला फार्मूला। तब बच्चा एक वाला और फार्मूला हमको बताना है, तो हम एक कोना में बता देते हैं, ठीक है। इधर ये लो, चलिए अब हमने कहा जब हम आइए को नियत मान ले, किसको मान ले, हमें पता है कि जे बराबर आई इंटू ए होता। हमने कहा कहा जब हमने कहा I1 का नियत मान लो, हमने कहा I बराबर, हमने जब नियत माना तो देखो जे क्या हो गया, जे अनुक्रमानुपाती 1/a या जे व्युत क्रमानुपाती हो गया ये। अब पूछोगे सर जी कैसे, हमने कहा अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएगा तो आई वाला नियतांक आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ तो ठीक है, तो हमने कहा कि इसी आधार में जब हम J1 अनुक्रमानुपाती व्युत क्रमानुपाती A1 ले लेते हैं, तो यहाँ से हटाए तो J1 बराबर आ गया I1 A1 आ गया। तो इक्वेशन नंबर है हमारा फर्स्ट था इसके लिए, इसके लिए सेकंड था। ये फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, आई हमारा थर्ड कंडीशन, ठीक है। तो इसी तरह हम जब J2 बराबर निकाले बच्चा, तो वो भी आ गया I/A2, तो इसको हमने थर्ड माना। तो इन दूसरा और तीसरा से मैंने मिलाया, तो J1/J2 बराबर आ गया I1/A1 बटे I1/A2। तो A2 या वाला ऊपर चला गया, I1 से I1 खत्म हो गया, तो सीधे हमारा आ गया J1/J2। तो J1 जब J2 आया तो क्या हो गया, A2/A1 हो गया। अब इसका भाई से गुणा करा दिए तो सिंपली आ गया J1A1, क्या आ गया, J1A1 बराबर आ गया J2A2। J1A1 बराबर आ गया J2A2। तो आप समझ लीजिए कि J1A1 बराबर क्या आ गया, J2A2 है। तो ये हमारी थर्ड कंडीशन थी धारा घनत्व निकालने के लिए, आप लोग समझ लीजिएगा। अगला हम पढ़ा रहे, तो ये हमारा क्या था, ये था। तो मिटा देना भैया, आप लोग 60 स्क्रीन ले लीजिए, हम मिटाते। चलो मिटाते, छापन शक्ति तेज करते हैं। वही वाला ना, 2 दिन आप बताए थे छापन शक्ति, सर जी आप छापिए हम छाप लेंगे। अब तो दोहरा सकते हैं। छापन छापन शक्ति कर लो बच्चा। तो अगला हम चीजें अब पढ़ाएंगे, तो धारा घनत्व में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं वादा करता हूँ जो लोग दिमाग लगा के पढ़े होंगे, मेहनत से सारी अब तक इस पूरे वीडियो का, कुछ लोग तो भैया तो वीडियो चालू करके देख देते, कहते हम सर जी पढ़ते हैं, अब मनवा कहीं और लगा होता तो उनको पढ़ समझ में नहीं आता है। तो हम थोड़ा सा आप लोगों को अगला चीज बढ़ाते हैं, अनुगमन वेग, डेप्थ वेलोसिटी। अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अनुगमन वेग, अच्छा इसको हम समझाने के लिए एक तरीका बताते हैं, एकदम सिंपल सा तरीका समझाएंगे। तो देख लो, अनु नाम की एक लड़की थी। कौन थी, अनु नाम की एक लड़की। उसका मन बहुत चंचल था, उसका पढ़ाई में तनिको मन में नहीं लग रहा था। अनु नाम की जो लड़की थी, उसका पढ़ाई में तनिको मन नहीं लग रहा था। तो उसके पिताजी, पिताजी फादर जी, पिताजी समझाने का तरीका बताते, इसको मोटिवेट कर दिए, कहे नहीं बेटी पढ़ो, पढ़ना ही में सब कुछ होता। तो बच्चा ये पढ़ना शुरू कर दी, तब इसका मन लगने लगा। तो इसका जो मन था एक दिशा में चलने लगा। कितना दिशा में चलने लगा, एक दिशा में। अब तक इसका मन जो था वो चारों दिशाओं में नाच रहा था, कि पढ़े ना पढ़े, घूम ले टहर ले, नाच ले गा ले, सब दिशाओं में चल रहा था। लेकिन जब तक इसके पिताजी आए, कहे नहीं बेटी अगर तुम पढ़ोगी तो बहुत आगे बढ़ोगी, तुम सरकारी नौकरी पाओगी, तुम्हारी अच्छी खासी शादी हो जाएगी। जानते हो ना, नहीं तो हुआ वाला होगा रसगुल्ला वाला हो जाएगा। हाँ
रसगुल्ला गुलाब जामुन का हाल जानते हो बच्चा? मैं बताता हूँ। एक लड़का था, एकदम काला सा, तावे की तरह दिखता, काला सा। बस उसकी एक ही क्वालिटी थी, वह बहुत पढ़ने में तेज था और सरकारी नौकरी पा गया। क्या पा गया? सरकारी नौकरी पा गया। बच्चा सरकारी नौकरी पा गया। अब जब इसकी शादी हुई तो बेचारी लड़की बहुत सुंदर थी, लेकिन वो क्या थी, वो कोई नौकरी नहीं करती थी। अगर तुम बताओ एक गोरी वाली लड़की अगर सरकारी नौकरी करती तो कलगस दिया करती थी। तो जब ये दोनों स्टेज पर बैठे, जयमाला का टाइम आया तो बात चला, ये क्या था, गुलाब जामुन हो गई, ये बेचारा रसगुल्ला। इसीलिए कहते सभी लोग पढ़ो, नहीं तो रसगुल्ला गुलाब जामुन वाला हाल हो जाएगा, तो बाद में कुछ हो नहीं पाएगा। अच्छा ये तो बाद में बताएंगे, तो दिमाग में आ रहा था। चलो, तो अनु नाम की जो लड़की थी उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, चारों ओर घूम रहा था। तो जब उसके पिताजी आए उसको मोटिवेट कर दिए, नहीं बेटी पढ़। तो पढ़ी तो उसका पूरा मन एक दिशा में हो गया। अब समझना, जो अनु नाम की लड़की थी वो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन थे। क्या थे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन चारों दिशाओं में मूव करता है। तो जैसे हमने बनाया कि ये हमारा कोई चालक है, क्या हमारा कोई चालक तार है, तो चालक तार हमने बना दिया। इस चालक तार में जो हमारे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है बच्चा, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो थे चारों दिशाओं में मूव कर रहे थे, इनको कुछ पता नहीं था। तो इस लड़की को इसके पिताजी ने मोटिवेट किया तो इसकी एक दिशा हो गई। जो इसकी निश्चित दिशा प्राप्त हुई, उसी निश्चित दिशा को हम अनुगमन वेग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अनुगमन वेग करते हैं। उसकी जो निश्चित दिशा आई, उस निश्चित दिशा को ही हम क्या कर देते हैं? अनुगमन वेग करते हैं। अब आपको ये समझ में आएगा कि सर जी, जो हमारा चालक था, इसमें जो इलेक्ट्रॉनवा था, ये तो अनु नाम की लड़की हो गई, लेकिन इसके पिताजी कौन थे? इसको कौन मोटिवेट किया कि नहीं बच्चा इसमें नहीं, इस तरह जाओ? तो इसको मोटिवेट करने के लिए जब बच्चा इस चालक तार को एक बैटरा से जोड़ोगे, किससे जोड़ोगे? बैटरा से। जैसे मैंने बैटरा, अब कहते हैं कुछ लोग सर जी बैटरी, बैटरी जानते हो क्या होता है? छोटी बैटरी। जब उसको बड़ा रूप दे दिया जाता तो बैटरा बन जाता। तो ये बैटरी नहीं है, बैटरा, वही जो बैटरी बैटरा। तो जब जोड़े तो इसके अंदर बच्चा विभवांतर उत्पन्न। अब हमने आपको पढ़ा दिया पहला दूसरा चैप्टर में, विभवांतर दूसरा चैप्टर। तो हमने कहा जब विभवांतर उत्पन्न होगा तो इसके अंदर में बच्चा ना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और जब ये वैद्युत क्षेत्रवा उत्पन्न होगा तो इसके कारण से इस पे एक विद्युत वाहक बल आ गया। कहा मैं उत्पन्न होऊंगा। और विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं? विद्युत बल कहते हैं। एक विद्युत बल लगने लगता। अब ये विद्युत बल के कारण, अब बांधते हो ना F बराबर m में होता है, तो ए के कारण इसमें त्वरण आ जाता है। तो बच्चा जो इलेक्ट्रॉनवा था, इसके कारण इसमें त्वरण आया। अब आपको पता होना चाहिए त्वरण कैसे आया, क्योंकि त्वरण ही बराबर बच्चा होता है वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। तो इसमें एक निश्चित वेग आ गया। इसकी दिशाएं सारे जो चारों मूव कर रहे थे वो एक निश्चित दिशा में चलने लगे। तो इस जो वेग आया, इसी वेग को ही हम कह देते बच्चा, जानते हो क्या? अनुगमन वेग। इस अनुगमन वेग को अपवाह वेग भी कहते हैं। वाह वेग, कहीं कहीं अफवाह वेग भी आ जाता बच्चा। तो जान लो सब कुछ ये है, अफवाह वेग भी यही है। ठीक है, तो इसका जो वेग था ये ऐसे हो गया। तो आप लोग अनुगमन वेग हेडिंग डालो, हम अनुगमन वेग बताते हैं, तब तक हम अपना मिटौनवा उठा लें। तो हम थोड़ा सा बता दिए, अनु नाम की लड़की थी, इसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, इसके पिता इसे मोटिवेट कर दिए।
तो ये हमारा कोई चालक तार था, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन चारों दिशाओं में मूव कर रहे थे। जब इसके सिरे को हमने किसी बैटरी से जोड़ दिया, बैटरा से जोड़ दिया, तो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गए। इस विद्युत वाहक विभवांतर उत्पन्न हो गए। क्या उत्पन्न हो गए? विभवांतर। इस विभवांतर के कारण इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इसमें एक क्या हो गया? विद्युत बल उत्पन्न हो गया, वैद्युत बल लगने लगा। इस वैद्युत बल के कारण इसमें एक त्वरण उत्पन्न होगा। उस त्वरण के कारण इसमें एक वेग आया, उस वेग को हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग। तो आप लोग पूछोगे कि सर जी हम इतना बड़ा कैसे लिखेंगे? अगर आपसे पूछ दिया जाए ये कैसे हुआ है, तो इसके बताने के लिए आपको बाकी हम परिभाषा बताते हैं कैसे होता। लिखोगे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर क्या होते हैं? अनियमित रूप से, क्या कहते हैं? अनियमित रूप से गति करते। ठीक है, क्या हमने कहा? मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, परंतु जब इस चालक के सिरों को किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तो उनके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन अनियमित गति न करके, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति न करके एक निश्चित दिशा में एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, तो निश्चित दिशा में किए गए गति को या वेग को गति करने लगते हैं। देखो, निश्चित दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा किए गए वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, हमने कहा जो हमारा ये था, इसमें इलेक्ट्रॉन थे। इलेक्ट्रॉन पहले स्वतंत्र रूप से गति कर रहे थे। मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर आपने बताया था स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, परंतु जब इस चालक के सिरों को किसी बैटरी से जोड़ देते हो तो इनके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो जब ये विभवांतर उत्पन्न हो जाता है तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनियमित गति न करके, ठीक है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अनियमित गति न करके एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। तो जब जो निश्चित दिशा में जिस वेग से वो गति करते हैं, उस वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है,
तो निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉन द्वारा किए गए वेग, निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉन द्वारा चले गए वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। आया समझ में? तो इसको देख लो, लिख लो। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, लिख लेना। परंतु जब इस चालक के सिरों को किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो उनके सिरों के बीच विभवांतर, एकदम सिंपल वे में बता रहे, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति न करके एक निश्चित दिशा में, हमने कहा ना कि ये विभवांतर जो होता है वो इसके पिता का काम करता है। जैसे विभवांतर आया तो इसको एक निश्चित डायरेक्शन दे दिया। जैसे हमारा जो अनु नाम की लड़की थी, इसके पिता जब इसको मोटिवेट किए तो एक दिशा में चलने लगी। उसी तरह विभवांतर जब आया तो इन इलेक्ट्रॉनों को मोटिवेट कर दिया। तो मोटिवेट करने के कारण एक निश्चित दिशा में गति करने लगे। जब एक निश्चित दिशा में क्या करने लगे, गति करने लगे, तो जो वो निश्चित दिशा में जब गति करके वो आगे बढ़ने लगे तो उसी वेग को हम अनुगमन वेग कर देते हैं। अनुगमन वेग को बात किया जाए तो बच्चा VD से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? VD से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा आप लोग लिख लो और 3 नंबर वाला लगा के शॉर्ट स्क्रीन ले लो। तो हो गया, हम आगे चले मिटाए। 56 शक्ति से मिटाई हमारी तो हम मिटा दिए बच्चा। जानते नहीं, हमको गाना बहुत आता है लेकिन हम गाते नहीं, क्योंकि गाना बहुत आता है लेकिन गाने नहीं आता। तो ये हमारा क्या हो गया, अनुगमन वेग। तो इसमें अगला लिखोगे कि अनुगमन वेग को हम VD से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसका मात्रक पूछा जाए तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्त इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, विमा की बात किया जाए, ये हमारा हो गया मात्रक। अगर विमा की बात किया जाए तो विमा इसकी क्या होता है, मीटर लंबाई है, L हो गया, और इसका T हो गया। तो हम सीधे कर देते हैं LT पर माइनस, ये हमारी इसकी विमा हो गया। अनुगमन वेग को हम VT से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम बताओ कि जब इस विभवांतर को हम नहीं जोड़े थे, शुरुआत में ध्यान से समझना, मैं एक फार्मूला डेरिवेशन इसका करने जाता हूं। जब ये इलेक्ट्रॉन शुरुआत में जब विभवांतर से नहीं जोड़े थे तो इनकी कोई निश्चित दिशा में गति थी नहीं थी। तो इसकी निश्चित दिशा में जो गति थी वो क्या थी, 0 थी। लेकिन जैसे मैंने इसको बैटरी से जोड़ा, इसके अंदर विभवांतर आ गए। अब उस बैटरी से मैं जोड़ दिए जिसमें विभवांतर नहीं हो, जिसमें जो चार्जर नहीं हो। जब वो चार्जर नहीं हो तो इलेक्ट्रॉन को प्रेरित नहीं कर पाएगी। जैसे पिताजी जो थे, अब पिताजी ऐसे कहें, देखो बेटी पढ़ाई तो होती है, ऐसा बोलेंगे तो उसको कुछ नहीं समझ, उसको समझाना, देखो बेटी अगर तुम पढ़ोगी तो आगे बढ़ोगी। तो पिताजी के अंदर में ज्ञान होना चाहिए, तो इससे बैटरी के अंदर में ज्ञान होना चाहिए, तब वही इलेक्ट्रॉनों को कर पाएगा। आया समझ में? तो ये जो था आ गया समझ में। तब इसकी वेलोसिटी जो बढ़ के थी, जैसे विभवांतर इसकी वेलोसिटी जो बढ़ के हो गया, क्या हो गई, VD हो गई। हमने माना इसको जब बैटरी से जोड़ा तो इसके अंदर जब ये विभवांतर उत्पन्न हुआ तो इसको T समय लिया। तो जैसे पिताजी जो जब थे इसको समझाएंगे तो कुछ तो टाइम लेंगे, तो वो टाइम हमने माना T ले लिया गया। तब इसके कारण जो उत्पन्न हो गया VD का मान हम ज्ञात करते हैं। तो हम सूत्र निकाल करते हैं, व्यंजक इसको मिटा दें। अब लिखोगे अनुगमन वेग का सूत्र निकालते हैं। चलो निकालते हैं, अनुगमन वेग का सूत्र डेरिवेशन करते हैं। देखो कैसे होता है। तो गति के प्रथम समीकरण लगाते हैं, गति का प्रथम समीकरण, ध्यान से। गति का प्रथम समीकरण बच्चा क्या है, आप भी बताओगे कि V बराबर U प्लस AT होता है। हमने कहा सही बात है। अब V जो है, V बराबर लास्ट वेग, जब इसको हम बैटरी से जोड़ दिए, यहाँ V लास्ट वेग है, ये विभवांतर है, इसको छोटा U छोटा V, ठीक है, ऐसा समझे, ये विभवांतर है।
तो इसका जो लास्ट वेग था वो क्या हो गया, पहले तो शुरुआत में शून्य था, मतलब प्रारंभिक वेग किसी निश्चित, ये सभी दिशाओं में घूम रहा था लेकिन कोई एक निश्चित दिशा में गति नहीं कर रहा, तो किसी निश्चित दिशा में इसकी गति क्या थी, 0 थी। तो मतलब प्रारंभ में इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। जैसे मैंने इसको बैटरी से जोड़ा तो लास्ट वेग बढ़ के क्या हो गया, vd हो गया। ये क्या हो गया, vd हो गया। ठीक है, अब इसमें बात आई समय t बराबर t है, या तो ये t जो होता है, अब ये ध्यान देने वाली बात है, ये t जो होता है आपको हमने बताया था श्रांतिकाल, ये जो t होता है जब यहां से यहां तक आएगा तो श्रांतिकाल के बराबर हो जाएगा। तो श्रांतिकाल क्या हमारा रहता है, टाउ रहता है। ठीक है, अब आ गई बात त्वरण। अब हम त्वरण कैसे निकालें, अब हमने आपको बताया था दोस्त, चलो इसको एक बार और हम दिखाते हैं, मिटाई देते हैं तब दिखाते हैं, साफ साफ दिख जाएगा। हमारा ये चालक था, मैंने कहा सच में ये चालक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये चालक तो ही है। हमने कहा इसको वेक्टर से जोड़ दो, आप लोग ने जोड़ भी दिया, इसमें भी कोई दो राय नहीं थी। ये प्लस वाला सिरा, ये माइनस वाला, ये पॉजिटिव है सिरा, तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। किसके कारण, हमारा जो इलेक्ट्रॉनवा था इस पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, तो ये क्या हमारा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो वैद्युत क्षेत्र का इस पे विद्युत वाहक बल हमने लगा ए लगा। तो हमने आपको बता चुका हूं कि E बराबर होता है F अपान Q। E बराबर जो होता है F अपान Q। Q जो होता है आवेश होता है, लेकिन यहाँ आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हो जाएगा। तो E बराबर हमारा क्या हो गया, Fe। तो यहाँ से हम जब F बराबर निकाले तो E छोटा ही बड़ा ही हो गया, तो F। अब हमें चाहिए दोस्त त्वरण A बराबर। अब हमने पता कि F बराबर m इंटू ए होता है, यहाँ से A बराबर निकालोगे तो F अपान m आया था। आप इसको साइड में दिखा देना, A बराबर F अपान m आता है, जहाँ m जो होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा। अभी मैं नीचे लिखूंगा, तो F का मान यहाँ रखोगे तो F के जगह क्या लिखोगे, E अपान m, तो वही A बराबर यहाँ रखना है। अब सारे सूत्र को इसमें लिखो, तो V के जगह क्या लिखोगे, Vd, U बराबर तो 0 है, A के जगह क्या रखोगे, छोटका ई बटे m, और T के जगह रखोगे टाउ श्रांतिका, तो Vd बराबर निकल के आ जाएगा EM, और क्या हो जाएगा, टाउ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टाउ। अब यहाँ लिखोगे E बराबर जो होता है इलेक्ट्रॉन का, E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश, E जो है वैद्युत क्षेत्र है। अगर इसकी लंबाई दोस्त l है, वैद्युत क्षेत्र, ध्यान से समझना, E जो होता है वैद्युत क्षेत्र है। अब बात आ गई यम जो होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का जो है द्रव्यमान। टाउ जो होता है श्रांतिकाल है, क्या श्रांतिकाल है। Vd क्या है, अनुगमन वेग है, क्या अनुगमन वेग। Vd क्या है, अनुगमन वेग। इसको तार लो भी, एक तरीका हम और बताएंगे इसको डेरिवेशन। तो आपको Vd बराबर E m बटे T, आप इस समीकरण से अनुगमन वेग अगर आपको पता है तो आप सब कुछ निकाल लो। ऐसा समझे, ये हमारा डेरिवेशन। चलो दूसरा तो पढ़ाएंगे तो दूसरा समझ हम नहीं आएगा आपको। अच्छा, कितने लोगों को समाकलन आता, हाथ उठाएं तो। अब पूछोगे सर जी आप हाथ देख नहीं रहे हैं, हम सबको देखते हैं, चिंता मत करो, हमारी तीसरी नेत्र खुलने वाली है। तो मिटा दे, चलो छाप लियो ना, चलो मिटा दे। छापारा छाप नहीं पाते हो, बहुत टाइम लगा देते हो। अब दूसरा मेथड इसको हम दिखाते, इसी को थोड़ा हम और आगे बढ़ाते हैं। देखो हमारा आया था Vd बराबर E अपान m, और क्या था, टाउ। अगर हम आपसे कह दें कि जो विभवांतर V बराबर होता है E बराबर जो होता है विभवांतर बटे उसके कितनी दूरी d, r दूरी होती है,
तो यहाँ आर की जगह पर क्या है, यल है, तो ई बराबर आ गया भी अपान यल, जो ये भी कैपिटल भी क्या विभवांतर, तो यहाँ से फार्मूला और आ जाएगा कि भी बराबर, अगर वैद्युत क्षेत्र ने दिया विभवांतर दिया तब इसका फार्मूला क्या निकलेगा, ई भी, ई की जगह क्या लिखोगे, भी अपान यम यल टाउ आ जाएगा। अब कैपिटल भी जो है ये विभवांतर है, आए समझ में, तब एक नया फार्मूला ई बराबर अपान आर होता है, आर रिप्लेस क्या है यहाँ यल लंबाई से, कि मैंने वैद्युत क्षेत्र कितना दूर है अब कितने पर विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, वो चीज है, ठीक है। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते, मिटा दें अब, चलो एक तरीका इसका और है कि समाकलन विधि से इस सूत्र को कैसे प्रूव करते हैं, हम बता देते हैं, बाकी आप लोग समझ लीजिएगा। समाकलन का कुछ नहीं है, थोड़ा सा लगेगा, अगर आपको समाकलन नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, हम समाकलन एक दिन आप लोगों को पढ़ा देंगे, ठीक है। तो अनुगमन हमने कहा कि वैद्युत क्षेत्र, लिखो वैद्युत क्षेत्र ई के कारण लगने वाला वैद्युत बल F बराबर क्या होगा, ठीक है। अब त्वरण जो होता है हम ये भी जानते हैं, त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण जो ए बराबर होता है वो क्या होता है, F अपान यम, ठीक है, F अपान यम होता है। यहां से अगर F बराबर निकाले तो क्या आ जाएगा, AM आ जाएगा, ठीक है, ऐसा। अब हम यहां करते त्वरण जो त्वरण बराबर होता है हमारा F अपान ए होता है। एक चीज और हम जानते हैं कि त्वरण जो होता है वो वेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, वेग परिवर्तन की दर के क्या बराबर, एक जगह हम त्वरण बराबर लगाएंगे v अपान टी, अब बराबर कर देंगे F अपान एम में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ए बराबर F अपान एम होता है, ए की जगह पर v अपान टी लिख सकते हैं, नहीं समझ में आया दोबारा देखते हैं। इसको हम चेंज करते हैं F बराबर एम में से, तो m इंटू ए बराबर ई अपान ई कर दे, कोई दिक्कत, यहाँ क्वेश्चन में लिख दो F बराबर m इंटू ए, यहाँ से a बराबर जब निकाले तो ई अपान एम आ गया। चूंकि हम जानते हैं, अब यहाँ फिर लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं कि a बराबर क्या होता है dv बटे dt, a बराबर क्या होता है dv बटे dt, ठीक है, तो यहाँ हम लगा देते हैं, एक जगह का लिख दें dv बटे dt, तो यहाँ क्या हो जाएगा dv बटे dt बराबर ई एम हो जाएगा। अब यहाँ से हम dv बराबर निकालते हैं, तो dv बराबर निकालेंगे ई एम क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब हमें दोस्त समाकलन करना, क्या करना, समाकलन करना, तो हम इसका समाकलन कर दे देंगे, तो जो dv है कहाँ से कहाँ तक समाकलन करोगे दोस्त, पहले वेलोसिटी 0 थी, बाद में वेलोसिटी क्या हो जाती है, vd वेलोसिटी हो जा रही है, ठीक है, ई बाहर आ गया, m हो गया, समाकलन dt का करना है, तो पहले टाइम कितना था, जब इसका वेग 0 था टाइम भी 0 लग रहा था, जब इसका वेग dy हो रहा था क्या हो गया, श्रांति काल के बराबर हो गया। अब हमने कहा कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, v पर घात 0 dv लिख दें, यहाँ vd हमारा है यहाँ 0 है, बराबर em तो हमारा बाहर ही आ गया, अगर हम इसको लिख दें t के पावर 0 dt और टाउ और 0, ये होता है। अब हमने आपको बताया था कि अगर x पर घात n हो तो इसका समाकलन जो होता है x के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, ठीक है, तो इसी तरह जब इसका समाकलन करोगे वो भी किसके सापेक्ष समाकलन करना है, dx के, तो यहाँ dv है तो यहाँ v है, जब इसका समाकलन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, v पर 0 प्लस 1 की घात, कोई फर्क नहीं, एक का आ गया बटे 0 प्लस 1, लिख देते 0 प्लस 1 की घात बटे 0 प्लस 1 हो गया, लिमिट लगा दो 0 से vd तक। इसी तरह em जो हमारा em कॉमन है, इसी तरह इसको लगाओगे तो t पर 0 प्लस 1 की घात बटे 0 प्लस 1
कहाँ है? ठीक है, अब इसको इतना थोड़ा सा छाप लो, तब हम इसको मिटाएंगे ना। हम इसको यहाँ वाला पार्ट मिटाते हैं, क्योंकि हमारा ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड है वो बहुत छोटा है ना। मिटा दें, इसको इतना छाप लो, तब हम आगे देखते हैं। मिटाते हैं। चलो देखो, अब हमने कहा कि अगर इस पे लिमिट लगाओ, जैसे मान लो ये 0, अगर मान लो a है और b, अगर इस पे लिमिट लगाओ तो इसका मान क्या है? x पर n+1/n+1 पर लिमिट लगा दो a और b, तो ऊपर वाली जो लिमिट होती है वो प्लस की लगाए जाते हैं, नीचे वाली लिमिट। अब b है तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रखोगे? b रखोगे। तो b पर n+1/n+1, अब नीचे वाली लिमिट जब लगाओगे तो बीच में माइनस थी, अब x की जगह पर क्या रख दोगे? a पर n+1/n+1, ये हमारा समाकलन का तरीका। तो सेम हम इसको हम बताते हैं। देखो v है, v पर 0+1 की घात मतलब v हो गया, तो v ऐसे हो गया लिमिट, और 0 क्या हो गया? vd हो गया, बराबर क्या हो गया? e यम बाहर हो गया। अब t पर 0+1 की घात करोगे तो t रहेगा, अब बटे वही रहेगा, तो टाउ 0। अब हमने कहा पहले a वाली लिमिट यहाँ रखो तो क्या हो जाएगा? vd, -0 वाली लिमिट रखोगे तो 0 हो गया, बराबर e बटे यम जो था। a वाली लिमिट पहले रखोगे टाउ, फिर नीचे वाली लिमिट रखोगे तो 0। तो हमारा ये क्या हो गया? vd बराबर फार्मूला आ गया em बटे इक्वल, ये हमारा फार्मूला है। आप जिस विधि से चाहो उस विधि से करो, या तो गत के प्रथम समीकरण से 4 लाइन में लगा लो, या कुछ लोग कहते हैं सर जी नहीं बुक में इस तरह से भी दिया है, आप इस तरह बता रहे हैं, आपका गलत हो सकता है। हमने कहा नहीं बच्चा, गलत कुछ छू नहीं है, जो पढ़ोगे हम सही पढ़ाएंगे। तो हमने इसको इस तरह से दोनों विधियों से आपको बता दिया कि अनुगमन वेग क्या होता है। अब आगे हम पढ़ाएंगे आपको कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध है, फिर उसके आगे मैं पढ़ाऊंगा कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या संबंध है। तो अगर इस चीज को पढ़ना है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। देखो बीच में एक को बार नहीं करते, तुम सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, पूरा पढ़ लो तब करो। अगर समझ में आए तो करना, नहीं तो नहीं करना। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो में बने रहो, ज्यादा से ज्यादा देखा करो, तब बस समझ में आ गया। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।